गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 8 फरवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ देख पाएंगे वो है रिगार्डिंग रेपो रेट। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा या रेदर आई शुड से जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, उसके द्वारा रेपो रेट को 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है। एंड आप नोटिस कर पाओगे लगभग 5 साल बाद एक कमी देखने को मिली। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हम आज से 5 साल पहले लगभग जाएं, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे मई 2020 में उस समय आरबीआई ने रेपो रेट में कम किया था। उसके बाद आप जानते ही होंगे, एक्चुअली ये जो कम हुआ था ना, ये कोविड 19 पैंडेमिक के समय की बात है। जब कोविड आया ही था उस समय आरबीआई ने कम किया, ताकि एक तरह से थोड़ा सा डिमांड को बूस्ट किया जाने की कोशिश के लिए उन्होंने मनी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करी थी। पर उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक 4% पे ही रेपो रेट कांस्टेंट रही। फिर कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि रेपो रेट के हमें अंदर एक बढ़ती हुई देखने को मिलती थी, और लास्ट में जाके ये 6.5% थी काफ़ी लंबे टाइम से भी। अब ये बढ़ाया क्यों गया था? बढ़ाया इसलिए गया था क्योंकि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा खतरा था। एंड इसी इन्फ्लेशन को खतरे को देखते हुए यहाँ पर रेपो रेट को अभी तक कम नहीं किया गया था। पर अभी ऐसा आरबीआई का मानना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मानना है कि इन्फ्लेशन का खतरा थोड़ा-थोड़ा कम होता जा रहा है। एंड उसी वजह से यहाँ पर 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट को कम कर दिया गया है। तो अब आपकी रेपो रेट कितनी हो चुकी है? इट इज़ 6.25%। ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे कि सर एमपीसी के अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई की तरफ से एंड 3 सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करती है। इस बार क्या हुआ, ऑल 6 ऑफ देम, सारे के सारे 6 मेंबर्स ने यही बोला कि हम चाहते हैं रेपो रेट को कम किया जाए। यानी कि ये एक यूनानिमस डिसीजन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बात करें दोस्तों इन्फ्लेशन की, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा यहाँ पे बताया गया कि इन्फ्लेशन इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम होके 4.4% देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पता होगा अभी कुछ ही टाइम पहले ना हमारे आरबीआई गवर्नर नए बने हैं। पहले शक्तिकांत दास जी हुआ करते थे, अब नए आरबीआई गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ये पहली बार उनकी अध्यक्षता के अंदर हमें ये मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की देखने को मिली। एंड उसी में ये बड़ा एक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर और भी हमें इस तरह के रेट कट्स देखने को मिले। इस रेट कट से आप नोटिस कर पाओगे जो लोन है घरों के लिए, कार्स के लिए और पर्पसेस के लिए, वो हमें सस्ते होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर रेपो रेट की डिक्रीज को ना आप जरा बजट के साथ लिंक करके देखिए। दोस्तों, बजट के अंदर आप लोग जानते होंगे कि इनकम टैक्स के अंदर हमें एक छूट देखने को मिल रही है ना? एंड सरकार का पर्पस भी है उस इनकम टैक्स की छूट का क्या, कि एक तरह से जो कंजम्पशन है हम उसको बढ़ाएं। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें रेपो रेट का कम होना भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट देने वाला है। कैसे? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ना, रेपो रेट कम होगा, रेपो रेट कम होगा तो कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा आसानी से पहुंचेगा, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी एंड उससे आपकी कंजम्पशन और इंक्रीज होगी, जिससे हमारा जीडीपी और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा साइकिल आप सब लोग समझते ही होंगे। एंड आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। दोस्तों, डेट है आज की 8 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलते हैं अगले टॉपिक पे, और हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज जिवॉन्स पैराडॉक्स। बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं आपने एक गाड़ी खरीदी, चलो ठीक है, या गाड़ी खरीदी या कुछ भी इस तरह से आपकी या गाड़ी का फ्यूल थोड़ा एफिशिएंट हो गया। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो पहले आपको लगता था यार मेरी गाड़ी की माइलेज पहले कम थी, लेट अस से 15, मतलब 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती थी। ठीक है, अब हो सकता है कि आपने बढ़िया कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली हो, या फिर आपने नई गाड़ी खरीद ली, कुछ भी इस तरह से करा, और मान लो आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो बढ़ के 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से हो चुकी है। मतलब कि आपकी गाड़ी अब ज़्यादा एफिशिएंट है, कम तेल खाती है, बेसिकली सिंपल मेरा कहने का पॉइंट ये है। अब मान लो अगर आपकी गाड़ी कम तेल खा रही है, तो क्या लगता है अब आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा या बढ़ेगा? देखो, नॉर्मल थिंकिंग तो यही बोलेगी कि सर आपकी गाड़ी अब एफिशिएंट हो गई है, अब वो तेल कम पिएगी, है ना? पर आप इस चीज़ को ना ऐसे भी सोचो, पहले ना आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाने में डर लगता था। क्यों डर लगता था? आपको लगता था यार लंबे ड्राइव पे जाऊँगा, कहीं न कहीं तेल का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, तो आप जाते ही नहीं थे लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर, है ना? या फिर ऐसे लंबा घूमने कभी नहीं जाते थे। पर अब आपको लगता है नहीं यार तेल तो सस्ता ही है, मतलब मेरी गाड़ी तो कम ही तेल पी रही है। अब एक काम करते हैं, खूब घूमते हैं, खूब चलते हैं, वीकेंड पे पार्टियाँ करते हैं, ठीक है? चलो शिमला घूमने चल लो। इस चक्कर में पता क्या हुआ?
आपका फ्यूल का कंजम्पशन कम होने की बजाय उल्टा बढ़ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी चीज को बोलते हैं पैराडॉक्स। होना क्या चाहिए था? होना तो यही चाहिए था कि आपका इंजन जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो चुका है, उस वजह से आपकी फ्यूल कंजम्पशन कम होनी चाहिए थी। पर कई बार इसका उल्टा भी देखने को मिल जाता है कि फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ती हुई देखने को मिलती है। यही बात जो है ना, ये जिवॉन्स आर्गुमेंट, मतलब जिवॉन्स करके जो पर्सन है, उन्होंने यहाँ पे दी थी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये दरअसल में स्टैनली जिवॉन्स, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे 1865 के अंदर यहाँ पे दिया था। उन्होंने ये बोला कि एफिशिएंसी का बढ़ जाना या ओवरऑल कॉस्ट का कम हो जाना, इससे हो सकता है कि उसकी ओवरऑल कंजम्पशन के अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिले। एग्जाम्पल वही याद करो, मैंने कहा ना कि आपका जो इंजन था या आपका जो गाड़ी थी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, या फिर तेल की जो कॉस्ट थी वो कहीं ना कहीं कम होगी। उससे तेल का कंजम्पशन कम नहीं हुआ, बल्कि ऑन द अदर हैंड तेल का कंजम्पशन अगर बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं जिवॉन्स पैराडॉक्स। ये बात समझ आई? ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, पर हम सर इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, थोड़े दिनों से हम लोग एआई के बारे में काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, है ना? और एआई के अंदर हमने नोटिस किया था किसके बारे में? सर, डीप सीक की खबर बार-बार कई दिनों से हमें सुनने को मिल रही है। एंड आप जानते होंगे डीप सीक ने किया क्या? अरे सर, डीप सीक ने बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर क्या कर दिया? बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अपना जो जैसे चैट जीपीटी वगैरह था, उसका ही मतलब एक अल्टरनेटिव और उससे भी बेहतर आपका मॉडल बना दिया। बिल्कुल सही बात है। अब दिमाग में तो ये आता है कि यार किसी चीज़ की कॉस्ट कम हो रही है, कहीं न कहीं इससे क्या होगा? इससे हो सकता है हम उसको कम इस्तेमाल करें। पर नहीं, यहाँ पर जो सत्या नडेला जी हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जब किसी चीज़ की कॉस्ट कम होगी, जैसे अब एआई और भी ज़्यादा चीपर और ज़्यादा एक्सेसिबल बन गया है, तो हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अरे क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ना, अब जब एआई सस्ता होता जा रहा है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उससे जो एआई की चिप्स हैं, राइट, आपकी कंप्यूटर पावर है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कम इस्तेमाल नहीं होगा समय के साथ-साथ। तो यानी कि किसी चीज़ को आपने ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया, उससे डिमांड कम नहीं हुई, इनफैक्ट आपकी डिमांड हो सकता है आगे जाके बढ़े। तो इनफैक्ट ना, जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी के लिए बोला जा रहा था, जिसकी चिप्स जो बनाती है, कि यार पता नहीं डिमांड रहेगी आगे जाके चिप्स की या कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा? इन्होंने बोला नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आने वाले फ्यूचर के अंदर लोग एआई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है। एक्सेसिबल हो चुका है तो एआई को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, तो जो चिप्स वगैरह है ना, उनकी डिमांड आगे बढ़ती ही रहेगी, ऐसे कम नहीं होगी। ये ऐसा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला जी का कहना है। पर हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है ये लाइन, कि जवान पैराडॉक्स क्या स्टेट करता है? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से एफिशिएंसी आती है या कॉस्ट उस रिसोर्स को यूज़ करने की कम होती है, उससे ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ती है, ऐसा जिवॉन्स पैराडॉक्स का यहाँ पे कहना है। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने अपनी 1865 के अंदर जो बुक लिखी थी ना, द कोल क्वेश्चन, उसमें उन्होंने यही पाया कि यार जैसे-जैसे स्टीम इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती रही, उससे कोल का कंजम्पशन कम नहीं हुआ, कोल का कंजम्पशन बढ़ा। एफिशिएंसी बढ़ गई थी, तो उससे तो ये होना चाहिए था कोल कम इस्तेमाल हो, पर ऐसा हुआ उल्टा, कोल का कंजम्पशन बढ़ता रहा। एआई के केस में भी हो सकता है फ्यूचर में ऐसा ही हो। एंड उसी तरह से मान लीजिए आपकी अपनी गाड़ी के केस में भी, लेट अस से आपने फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल इस्तेमाल कर लिया और उस वजह से आपकी पर माइल फ्यूल कॉस्ट कम हो गई है। अब लोग ज़्यादा ड्राइव करेंगे, लंबा घूमेंगे, एंड उस वजह से उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये पॉइंट है जिवॉन्स पैराडॉक्स का। आई होप ये मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। इंडिया बन चुका है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। पहली चीज़ तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? दोस्तों, वो है चाइना। चाइना सबसे बड़ा दुनिया का मैन्युफैक्चरर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आती है भारत की बारी। अब आप नोटिस कर पाओगे पिछले 10 साल में हमने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इन द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, अगर हम 2014-15 में चलते हैं ना, तो केवल और केवल 26% जो मोबाइल फ़ोन भारत में बेचे जाते थे ना, वो लोकली मैन्युफैक्चर होते थे। मतलब उस समय अगर 100 मोबाइल बन रहे थे ना, तो सिर्फ़ 26 मोबाइल ऐसे थे, मतलब 100 मोबाइल अगर बेचे जा रहे थे ना, उसमें से 26 मोबाइल ऐसे थे जो भारत में बन रहे थे। यानी कि 74 मोबाइल्स हम कहीं न कहीं इम्पोर्ट करवा रहे थे उस समय के ऊपर। आज ये नंबर 2025 में 99.2% हो चुका है। यानी कि हम लगभग सारे मोबाइल्स जो इंडिया में बिक रहे हैं ना, लगभग सारे के सारे मोबाइल वो इंडिया में ही बने हैं। बस 0.8% मोबाइल ऐसे हैं जो भारत के बाहर से मंगाए जाते हैं इंडिया में बिक्री के लिए। अदरवाइज़ लगभग सारे ही सारे मोबाइल्स इंडिया में ही लोकली बन रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? सर, ये दिखाता है हमारी आत्मनिर्भरता, कि हम सेल्फ रिलायंट डेफ़िनिटली यहाँ पे होने की तरफ यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अब ये हुआ कैसे? इतना बड़ा चीज़ हुई कैसे कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया मोबाइल के अंदर, एंड लगभग हमने
आत्मनिर्भरता पा ली है मोबाइल्स के अंदर, इसके पीछे सरकार के कुछ एक एफर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया 2014 में लाया गया। दोस्तों काफ़ी सारे सेक्टर में मेक इन इंडिया ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर मोबाइल के अंदर डेफिनेटली इसने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके अलावा पीएलआई स्कीम सरकार की तरफ से आई थी 2020 के अंदर, इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए थे, तो वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुई। फिर हमने 100% एफडीआई अलाउ किया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अंडर द ऑटोमेटिक रूट। इससे ग्लोबल प्लेयर्स आए इंडिया में, उन्होंने आके मैन्युफैक्चरिंग करी। फिर डिमांड जैसे जैसे स्मार्टफोन्स की बढ़ती रही, इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया, उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बूस्ट किया। इसके साथ में आप नोटिस कर पाओगे सरकार ने आपका क्या किया, जो मोबाइल फोन्स इंपोर्टेड होते हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, उन्हें कंपोनेंट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। तो कंपनीज की कोशिश ये रही कि लोकल प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों का, बाहर से मंगाना बंद करते हैं। इसके अलावा यूएस चाइना के बीच में ट्रेड टेंशन थी, उस वजह से भी कहीं न कहीं जो कंपनीज़ थी उन्होंने अलग-अलग देशों में जाने का सोचा, तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी थी जो भारत में आई। एप्पल, फॉक्सकॉन ने भी अपने ऑपरेशंस इंडिया में एक्सपैंड किए। तो ये सारे कारणों की वजह से इंडिया आज के समय दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारे सामने जो टॉपिक है वो है आपका ब्रुशेला के बारे में, ठीक है? ब्रुशेलोसिस भी बोलते हैं कई लोग इसको। तो ये जो आपकी बीमारी है ना, इसकी वजह से एक 8 साल की बच्ची की यहाँ पर डेथ हो गई है अभी रिसेंटली कोझिकोड के अंदर। थोड़ा-सा इस पर्टिकुलर बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है दैट दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि ब्रुशेला स्पीशीज़ से द्वारा कॉज़ करी जाती है। मेजरली ये इफ़ेक्ट करती है आपके कैटल को, गोट्स को, शीप, स्वाइन, डॉग्स, इनको मेजरली यहाँ पे इफ़ेक्ट करती हैं। एंड ध्यान रखना है दिस इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमन में यहाँ पे ट्रांसमिट होती है। अब पिछले कुछ समय में आप नोटिस कर पाओगे जूनोटिक डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण यही है कि आप नोटिस कर पाओगे एनिमल इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही हैं, वो एक कारण बन रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारे जंगलों को भी काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनिमल और ह्यूमन का कॉन्टैक्ट बढ़ा है। एंड यही एक कारण आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट साथ साथ में एनिमल हस्बेंड्री में हाइजीनिक रिसोर्सेज मेजर्स ना फॉलो करना, फूड हैंडलिंग में हाइजीन का ना ध्यान रखना, ये सब कहीं न कहीं कारण बनते हैं कि इस तरह से ये चीज़ ह्यूमन्स में फैल सकती है। दरअसल में ह्यूमन्स तक ये डिज़ीज़ होने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, ठीक है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से ये चीज़ हो सकती है, या फिर ना जैसे आपने कुछ ऐसे एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे जो कहीं न कहीं कंटामिनेटेड हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अनपेस्चराइज़्ड मिल्क या अनपेस्चराइज़्ड आपका जो चीज़ होता है। देखो कभी आपने जैसे मिल्क हो गया, मिल्क आपने जैसे आपको भी कई बार मम्मी आपकी कहती होंगी कि यार दूध उबालना है। उबालना मतलब ये नहीं कि उसको मतलब बर्तन से बाहर ही वो आ जाए उबाल के, पर उबाली देनी होती है ना एक तरह से, वो होता है पैस्चराइज़ेशन। दरअसल में ना पैस्चराइज़ेशन क्या है? पैस्चराइज़ेशन एक तरीका होता है जहाँ पर हम हीट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो फूड है ना, उसके अंदर जो भी पैथोजेन्स हैं, हम उनको मार पाएँ। और पैथोजेन्स के मारने की वजह से क्या होगा? इस पर्टिकुलर जो दूध है या जो बाकी चीज़ें हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। एंड कहीं न कहीं हम फूड को पेस्चराइज़ कर पाते हैं। दरअसल में जो पूरा प्रोसेस है ना, ये लुईस पैस्चर जी के द्वारा यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था, तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसको पेस्चराइज़ेशन यहाँ पे रखा गया है इसका नाम। तो इम्पोर्टेंट बात आप समझ पाओगे कि अगर मान लो आपका प्रोडक्ट्स जो हैं, वो कंटैमिनेटेड हैं एंड आपने उनको पेस्चराइज़ेशन अगर मान लीजिए नहीं किया, तो उसको कंज़्यूम करने की वजह से भी एक इंसान को ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एयरबॉर्न बैक्टीरिया से बीमारी हो सकती है, पर हालाँकि वो काफ़ी हद तक लेस कॉमन आपको देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान में ये रखना है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पे बहुत ही रेयर है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यूएचओ। तो मोस्टली इन 3 तरीकों से यहाँ पे हो सकती है, खासकर पहले 2 तरीकों से। तो इसके सिम्पटम्स क्या हैं? फ़ीवर हो सकता है, वीकनेस हो गया, थकावट हो सकती है, वेट लॉस हो गया, या इस जैसे ही नॉर्मली आपको मैलेस जो बोलते हैं ना कि एक तरह का डिस्कम्फर्ट है, इंसान को ठीक-ठीक सा फ़ील नहीं होता, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे इसके सिम्पटम्स के फॉर्म में देखने को मिल जाएँगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 1 हफ्ते से 2 महीने तक का हो सकता है। एंड नॉर्मली जो सिम्पटम्स आते हैं वो 2 से 4 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएँगे। तो क्या कोई ट्रीटमेंट है इसका अवेलेबल? हाँ जी, यहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स आपको देखने को मिलती हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन और आपका आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इनके कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के माध्यम से इसको ट्रीट किया जा सकता है। बाकी प्रिवेंशन तो यही है कि आप लाइवस्टॉक का वैक्सीनेशन करवा के रखो, आप मिल्क को पेस्चराइज़ करो एंड साथ-साथ लोगों में इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस आप इंक्रीज़ करो। एंड अगर हमारे पास रेगुलेटरी पॉलिसीज़ जो हैं, अगर उनका हम सही ढंग से एनफोर्समेंट करते हैं, तो भी ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज कर पाएँगे। तो ये था इसके बारे में जो हमें डिस्कशन करना था। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस के बारे में। देखो नॉक्स के बारे में आप लोग सब लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं, राइट? अब यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड करना
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक इस तरह की गैस है, जैसे आप यहाँ पर नोटिस भी कर पाओगे, जो कि एयर के अंदर रिलीज होती है, मेनली आपका कोयला, ऑयल, इस तरह के फॉसिल फ्यूल बर्न करने के थ्रू। अब NO2 की अगर हम बात करें, ये एक रिएक्टिव गैस है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बाकी और सब्सटेंसेस के साथ बहुत इजीली रिएक्ट कर जाती है। एंड आप नोटिस कर पाओगे, ये नॉक्स का जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का एक ग्रुप है, उसी के अंदर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिल जाएगी। चलो ये बात तो समझ आई। अब हुआ पता क्या, दरअसल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी कंडक्ट करी। क्या स्टडी कंडक्ट करी? इन्होंने ये चेक करने की कोशिश करी कि ये जो भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है कोयले के पावर प्लांट से, इससे कुछ क्रॉप के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। द आंसर वाज यस, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। आप पूछोगे क्रॉप्स के ऊपर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या इम्पैक्ट आ सकता है? देखो यार, ये समझो, जब कहीं ना कहीं आपकी इस तरह की जो NOx की गैसेज हैं, अगर मान लो इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो आपके जो भी वहाँ पे उस एरिया के अंदर आपके जो प्लांट लीव्स हैं या जो प्लांट टिश्यूज़ हैं, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं। उससे उनकी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो नॉक्स वगैरह हैं, इससे क्या होता है? इससे सर आपका जो ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन है ना, वो होती है। और आप लोग जानते होंगे, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, गुड ओज़ोन और बैड ओज़ोन। जो ट्रोपोस्फेरिक ओज़ोन होती है, वो होती है बैड ओज़ोन। तो नॉक्स की वजह से बैड ओज़ोन फॉर्म हुई, जिससे क्या होगा? जिससे आपके प्लांट टिश्यूज़ फिर से इम्पैक्ट होंगे। गेटिंग इट? इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉक्स गैस की वजह से आपकी जो क्रॉप यील्ड है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इनफैक्ट नॉक्स की वजह से आपके जैसे पार्टिकुलेट मैटर वगैरह हैं, वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, एरोसोल्स बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से क्रॉप्स तक आपकी प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँच पाती। एंड ये समस्याएँ हमें देखने को मिल जाती हैं। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड कम हो जाती है, ऐसा यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाया है। अगर कुछ मैं डेटा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ ना, तो आप नोटिस कर पाओगे, ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कहीं न कहीं कोल फायर्ड पावर प्लांट से आती है, अगर आपने उसको भारत के अंदर एलिमिनेट कर दिया ना, तो नियरली आप $1 बिलियन हर साल क्रॉप लॉस बचा सकते हो। सोच पा रहे हो, $1 बिलियन हम बचा सकते हैं, क्रॉप लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप नोटिस कर पाओगे, NO2 एमिशंस की वजह से व्हीट एंड राइस यील्ड लगभग 10% या उससे भी ज़्यादा कम होती हैं बिकॉज़ ऑफ NO2 एमिशंस। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो सॉरी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो डेफिनिटली है ही है, ठीक है? तो और इसको अगर हम एलिमिनेट करेंगे कोल एमिशंस को, उससे फिर फ़ायदा होगा। जैसे राइस का आउटपुट लगभग $420 मिलियन पर ईयर बढ़ जाएगा, व्हीट का आउटपुट भी $400 मिलियन पर ईयर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड कुछ एक स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छत्तीसगढ़ में इसका इम्पैक्ट हुआ है 13 से, मतलब जो कोल प्लांट्स हैं, वो 13 से 19% कंट्रीब्यूट करते हैं NO2 पॉल्यूशन के लिए। उत्तर प्रदेश में इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, वेस्ट बंगाल, MP, यूपी, यहाँ पर जो क्रॉप यील्ड लॉस है ना, वो 10% से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये सब इन्होंने सारा ऐसे स्टेट वाइज़ डेटा भी यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निकाला है। बट मेजर पॉइंट पता क्या है कि NO2 का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको क्रॉप यील्ड के ऊपर देखने को मिल जाता है, जैसा कि डेटा हमें सजेस्ट भी कर रहा है। नाइट्रोजन के साथ ही लिंक्ड एक और भी हमें न्यूज़ डिस्कशन करनी है। दोस्तों, एलाबामा के अंदर ना एक इंसान को, मतलब उसने 1991 के अंदर एक मर्डर किया था। अब उसको, जैसे तो हमारे यहाँ क्या होता है, फांसी की सज़ा दी जाती है, ठीक है? जो मौत की सज़ा होती है। अब मौत की सज़ा देने का एक और तरीका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो है एग्ज़ीक्यूशन विद नाइट्रोजन गैस। दोस्तों, यहाँ पर पता क्या है, दरअसल में क्या होता है, एक इंसान मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर मैं उसके ऊपर एक मास्क लगा दूँ, और ये मास्क क्या होगा, दिस इज़ अ नाइट्रोजन फिल्ड फेस मास्क। तो उसका माउथ और उसके नोज़ को कवर कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर फेस मास्क से। तो होगा क्या, वो ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेगा, क्या इनहेल करता रहेगा? वो नाइट्रोजन गैस इनहेल करता रहेगा। तो ऑक्सीजन फ्लो का डिस्कनेक्शन हो गया, जिस वजह से उस पर्सन की यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है एक इंसान को एग्जीक्यूट करने का। तो एलाबामा ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है बाय नाइट्रोजन गैस इन 2024, मतलब पिछले साल किया था। अब यहाँ पे चौथा ऐसा बंदा ये बन गया है जिसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन इसके गैस के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्योर नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है, ताकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको खत्म कर दिया जाए, वो पर्सन अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, एंड जिस वजह से उस पर्सन की यहाँ पे हमें डेथ देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका यहाँ पे आजकल समय इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ ही मिनट के अंदर एक इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको पता होने चाहिए। एक और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू एक्सरसाइज इक्विवेलेंट। दोस्तों, हमारा जो इंडियन आर्मी और साथ साथ जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेज है ना, उनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट जो है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है मालदीव्स के अंदर।
पहली बात तो आप सोचेंगे सर इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों इस वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड्स। दरअसल में ना एक लैंग्वेज है दिवेही लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जो कि मालदीव्स के अंदर बोली जाती है एंड साथ ही साथ जो लक्षद्वीप है भारत की यूटी जो है वहाँ पर भी यही सेम लैंग्वेज आपको बोली हुई देखने को मिल जाएगी। अब उसी के चीज़ के ऊपर उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, ठीक है? इसी को फ्रेंड्स के नाम से बोला जाता है, इक्विवेलेंट को ही फ्रेंड्स बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के माध्यम से जैसा ज़्यादातर एक्सरसाइज में होता भी है कि आपस में मिल-जुल कर कैसे काम कर सकते हैं, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर। साथ में ही जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आपका जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एचएडीआर जो होता है, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। बाकी इंडिया और मालदीव्स के बीच में और भी एक्सरसाइज होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज इकाथा। यहाँ पर ये होती है इंडियन नेवी और मालदीव्स नेवी के बीच में। उसके अलावा दोस्ती ट्राइलैटरल एक्सरसाइज एक ट्राइलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएँगे। तो आई होप आपको एक्सरसाइज एक्विवेलेंट एंड साथ-साथ जो भारत और मालदीव्स के बीच में बाकी एक्सरसाइज हैं, उनका भी एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। आप बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। कल दोस्तों मैंने आपको जो होमवर्क दिया था एक था स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के बारे में। इसको हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था सारनाथ, लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोका से। येस दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। दूसरा था फोर्ट विलियम के बारे में। फोर्ट विलियम ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था 1770 1780s के अंदर। मतलब पहले बन गया था बट बाद में फिर आप जानते होंगे कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ एंड बाद में दोबारा इसको बनाया गया एंड इसको फोर्ट विलियम 3 के नाम के ऊपर ही यहाँ पे रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है जो एस्टेरॉयड होता है वो सन से दूर फॉर्म होता है जहाँ आइस मेल्ट ना हो। दोस्तों ये जो बात दरअसल में लिखी गई है ना ये कॉमेट्स के बारे में सही होती है। कॉमेट्स जो होते हैं वो सन से दूर फॉर्म होते हैं जहाँ उनकी आइस मेल्ट नहीं होती। एस्टेरॉयड दे आर फॉर्म्ड मच क्लोजर टू द सन, ठीक है ना? तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका थर्ड आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। कल हमने डार्ट भी डिस्कस किया था, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये इसरो का नहीं बल्कि आपका नासा एंड साथ-साथ नासा के साथ-साथ आपके जो जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी है ना, इन्होंने यहाँ पे मिलकर ये डार्ट मतलब है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, राइट? दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।